अबे भाई ये क्या हो रखा है? अबे यार हट तू, अंदर तक पूरा चीर दिया क्या? टोर के नहीं होता, तोड़ के होता है, टोर के खिलाते। मैं समझा तुम्हें हो, तुम्हें तुम। अरे भाई कहाँ पे कौन बोल रहा है? तू उस पे कौन बचाऊं? क्या तू नीचे? तेरा कैप नीचे ऊपर है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस का काम करने। अब जा रहा बस, कौन दूसरा काम करता है? तेरे खाली घर में कर ही देगा, फिर रहता तू। फालतू मत बोला। जय बात तो तुम, दैट्स अ ब्लडी पॉइंट। भाई तुम आओ गूगल एड्स का कहा हो? तुम आओ गूगल एड्स को कहा हो? कल तुम जो मैं जो दिया तेरे को मेल कर रहे थे, उन्होंने देखा क्या चीज मेल किया? मैं मेल अभी कुछ नहीं किया, मैं भी आज सुबह से ना मतलब अपने स्टडी के काम पे लगा हुआ था, ठीक है। और एक बैठे बैठे वो पढ़ रहा था, वो क्या लर्न एवरी डे सिंपली लर्न से सर्टिफिकेट ले लिया मैंने। क्या बात करता है भाई? मैंने वहां से सर्टिफिकेट ले लिया। कहाँ से? उसका बीडास का। बीडास का? हाँ। बीडास क्या होता है? बिग डाटा एज अ सर्विस। अच्छा, मैंने तो पता कौन सा लिया है, एक्सेल डैशबोर्ड का। अरे भाई अभी ना वो फ्यूचर स्किल्स है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नास्को में मिलके इन्होंने टाइप करा है। इनिशियल कुछ स्टूडेंट को ना दे रहे फ्री में एजुकेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है मैंने, ठीक है, एक सुना डेटा साइंस, 3 कोर्स सुन ले मैंने, एक साइबर सिक्योरिटी। मेरे को भी 3 कोर्स मिला अभी, एक तो मैंने कर लिए थे। सिंपली लर्न से भाई 3 कोर्स फ्री दिया मेरे को। ये चले एक्सेल डैशबोर्ड बिगिनर्स ना। हाँ भाई साहब, इस पे दिखा गया पिवट टेबल का कैसे पूरा वो ही करते हैं। तो आज तक तुझको आता है ना, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मुंह पे बोल के दिखाने वाला नहीं, सर्टिफिकेट पर्चा मांगता है लो आजकल। पर्चा है पर्चा। अच्छा कौन फ्री मिला सिंपली लर्न पे? कौन सा? सिंपली लर्न पे। सिंपली लर्न पे रुक मैं शेयर करूंगा, मेरे को एक कोर्स और फ्री मिलेगा। रुक। अच्छा 3 कोर्स फ्री मिलता है, 3 कोर्स। वैसे बहुत पैसे लेते हैं लोग, पता है ना। सिंपली लर्न देता पैसा बहुत। यार मुझे कोर्स करना डेटा साइंस का 2.5 लाख। अरे इस पे मिला, डेटा साइंस का कोर्स मिल रहा है। महंगा है। अबे फ्री मिल रहा है इस पे यार। डेटा साइंस का जो दे रहा है तेरे को, वो फ्री वाला हो ही सकता है। मैं तेरे को अच्छा रुको ना, मैं तेरे को देता हूं डेटा साइंस इन द विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन तो यार तो अरे विद द हेल्प ऑफ दे रहा है तेरे को। अच्छा रुको, तेरे को दिखा रहा है, क्या पता लग जाए तेरे काम का, मिल जाए। क्या दिक्कत है? अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ? अब मैं एक और कोर्स मैंने एनरोल किया, उसका नाम है टेबलू ट्रेनिंग। टेबलू ना, हाँ। वो डेटा साइंस के अंदर ही पार्ट है। हाँ, डेटा साइंस के अंदर ही पार्ट है ना भाई। आजकल आने वाले टाइम पे ना सिर्फ डेटा ही डेटा बात करेगा। कॉपी कर लिया मैंने, मैं बना रहा हूँ अपना कोर एरिया ना। हाँ बहुत बढ़िया बनाओ, जो चीज में आता है उस चीज करो ना, जो चीज तुम पढ़ सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होता है ना यार। हो जाएगा ग्रेजुएशन कंप्लीट। तुम ग्रेजुएशन मेरे तो असाइनमेंट पे लिखी नहीं है। असाइनमेंट 5 फरवरी लास्ट डेट हो गई है। असाइनमेंट पे लिखे जाएगा। हेलो गुड इवनिंग उज्जवल, हाउ आर यू उमंग? Fine, sir. What about you? Same here, same. Just give me 2 minutes, okay? Okay. क्या करूं, लॉगिन? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ग्रेविटी, राइट? Yes.
Okay, 8 minutes. Let me start the top. Where is the data? Sorry, class 9th. Where is that? Yes. Okay. Yes. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, fine. सर मेरे Gravity. मार्क्स आ गए हैं, तो मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ पहले। किस के मार्क्स आगे साइंस बताओ? एंड मैथ। साइंस और साइंस में मैथ्स के? सर 30, साइंस में 35 है और मैथ्स में 36.5। आउट ऑफ 40? यस सर। बट थोड़ा और इम्प्रूव करो उसको, है ना? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज ग्रेविटी। इस वर्ड से आप क्या समझते हो? अगर ग्रेविटी नहीं होगा, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ और द एनी प्लैनेट इन द यूनिवर्स? क्या होगा? ये दो पिक्चर देख रहे हो ना, जोहानेस केपलर एंड सर आइजैक न्यूटन। भाई इन दोनों ने ग्रेविटी और जो सेलेस्टियल जो बॉडीज होती हैं, जो जैसे कि कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड हो गया, फिर जो प्लैनेट्स हो गए, इन दोनों पे कहते हैं ना कि अगर किसी ने ढंग से स्टडी की है या फिर किसी स्टडी के ऊपर जो सबसे ज्यादा किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो दैट इज दीज टू पर्संस आर, वन इज द केपलर। केपलर बेल्ट के नाम से एक एरिया है स्पेस में, और सर आइजैक न्यूटन, इसे इन्हें तो कौन नहीं जानता, दैट इज ग्रेविटी। कैसे खोजी थी ग्रेविटी की, बताओ? सर वो उनके सर पे एप्पल गिर गया था ना। अच्छा, एप्पल गिरने से ग्रेविटी की खोज हो गई थी? नहीं मतलब उसके फिर से उनने स्टडी करी ना उसके ऊपर। आइजैक न्यूटन ने कि एप्पल के नीचे रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है, और सर पे एक सेब गिरा और दैट इज फाउंडेड ही ग्रेविटी की, अच्छा मुझे ग्रेविटी मिल गई, ऐसे कुछ था क्या? नहीं सर, स्टडी करी ना उसके बाद उनने, आइजैक उसने न्यूटन कैसे ने। स्टडी करी, मतलब हाउ ही कम टू नो दैट अ पॉइंट दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी? कैसे पता चला? इसका आंसर नहीं पता मुझे सर। अच्छा, बेसिकली डोंट वरी, अभी मैं दूंगा आंसर, देने के लिए मैं बैठा हूँ। पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, उसके आउटलाइन के बारे में। सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे, जिसे हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। हालांकि दिस इज गिवन बाय द न्यूटन, हम न्यूटन के लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल, व्हाई वी आर टेकिंग द वर्ड दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज द ग्रेविटी इज एप्लीकेबल इन दिस यूनिवर्स। चाहे आप किसी भी कैलेस्ट्रियल बॉडी पे चले जाओ, चाहे वो मार्स हो, मून हो, इवन तक प्लूटो, राइट? दो 2006 से 2008 में प्लूटो के ऊपर से ग्रह का स्टेटस ले लिया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लिया था ना भाई, असेंबली ने। यस सर। उन्होंने बोला था कि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट एनीमोर, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई प्लैनेट, कोई भी celestial body that is a planet or not, any celestial body termed as a planet or not, what are the factors? कोई भी celestial body जो होती है, हम उसको planet कब कहते हैं, ठीक है। एक अलग से साइड में क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपने पास, प्रॉपर्टीज सर ऑफ द एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर व्हाट दीजिएगा। आर द पॉइंट्स that is sufficient to make a celestial body as a planet? डन सर। डन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर हमें कांस्टेंट जी की वैल्यू पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 10⁻23 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, इसका ऐसा ही यूनिट होता है, ठीक है। And that is for the Kepler's law of the planetary motion. And after that, we'll learn about the Newton's first law and the second law. We have studied the Newton's first law, second law, and the third law in the chapter 9, the laws of यस सर। motions, है ना, पढ़ रखा था ना हमने उसमें। Then free fall. After that, acceleration due to gravity, then the equational formula for the vertical and the horizontal motion, then mass, weight, thrust, pressure, and after that we'll study with Archimedes laws,
देन द फ्लोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे तैरता है पानी के ऊपर, कब डूब जाएगा, कब तैरेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट। एंड लास्टली विल स्टडी अबाउट द डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो एक एक करके इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी की खोज हम सबको मालूम है न्यूटन ने की थी। कैसे न्यूटन ने की थी? सबका एक ही बेसिक सा आंसर होगा, भाई एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था बंदा, देखिए सेब गिरा, उसके सर पर ग्रेविटी की खोज होगी। बट एक्चुअली उसकी ग्रेविटी की खोज नहीं की, तो उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि व्हाई एप्पल हैज फॉलन ऑन मी, मुझ पे ही क्यों गिरा, ये हवा में क्यों नहीं लटक गया, और ये समवेयर एल्स क्यों नहीं गिर गया, ये स्लैंटली क्यों नहीं गिरा, तिरछा होकर क्यों नहीं गिरा, एकदम स्ट्रेट राइट एंगल के साथ ही मेरे ऊपर क्यों गिरा। ठीक है ना? तो उसने क्या किया कि उसके पास जितनी भी रिसोर्सेज थी, मतलब जिस चीज को वो फेंक सकता था, कभी छत पे चढ़ के सामान को फेंकता, कभी हाइट पे चढ़ता, कभी पहाड़ पर चढ़ता, कभी नदी के नजर, हर जगह हर एक प्लेस पर जाके उन्होंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके देखा। जब उन्होंने हर प्लेस पे अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके देखा, तो उन्होंने सब चीज में एक चीज कॉमन देखी कि मैं किसी भी हाइट से, कभी एकदम हाइट पे चले जाता, कभी थोड़ी सी हाइट पे रहता, ठीक है, हर एक पॉइंट पे जाके उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, मैं किसी भी हाइट से किसी भी मास का ऑब्जेक्ट में ड्रॉप करता हूं, वो सब नीचे की तरफ ही फॉल करते हैं, सब नीचे की तरफ ही फॉल करते हैं, विच मीन्स समथिंग इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट, राइट। अब वो समथिंग क्या था? समथिंग अर्थ था। अर्थ के सेंटर की तरफ ही कोई चीज अट्रैक्ट हो रही थी ना भाई, है ना? तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा कोई फोर्स काम करता है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। दैट वर्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, पहले जितनी भी साइंस होती थी सब लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। आजकल जो हम साइंस पढ़ते हैं वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, उनको ट्रांसलेट किया गया था। बट प्रिमिटिव जो साइंस थी सभी कौन सी लैंग्वेज थी? लैटिन में लिखी जाती थी। ठीक है ना? तो ग्रेविटी वर्ड वहां से आया था। तो उन्होंने क्या देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को उन्होंने ड्रॉप किया, वो सभी इंडिकेट क्या कर रहे थे कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कि अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज द ग्रेविटी। समझ में आया आपको? हेलो, ये सर आया, समझ में आया। ठीक है ना? नेक्स्ट, हम्म, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेसिकली ग्रेविटी, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, चाहे आपके बीच में हो, चाहे दो एनी ऑब्जेक्ट, इट मे बी द अर्थ सन, राइट, सन और अर्थ, सन और मून, इट कैन बी एनी celestial बॉडीज, चाहे हम प्लेनेटरी सिस्टम की बात करें, सभी अपनी तरफ एक सभी को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं ना, हो रहे तो नहीं होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब सभी चीजों को, कोई भी बड़ी मास का जो बॉडी होता है वो अपनी उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मून भी तो अट्रैक्टेड है किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से? अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, है ना? तो मून यस सर। अर्थ में क्यों नहीं टकरा जाता है, अर्थ के बिल्कुल पास क्यों नहीं जाता, अर्थ से वो कोलाइड क्यों नहीं करता, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर ही रिवॉल्व ही क्यों करता होता है? कि ग्रेविटी उसको पुल कर रही है ना, अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है उसको ग्रेविटी। तो व्हाई द मून इज नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ? क्यों नहीं गिरता? जो मून है वो अर्थ पे आके क्यों नहीं गिर जाता बताओ? उसको किसने बांध कर रखा हुआ है? अब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी उछालो, हवा में उछालो या किसी भी हाइट से फेंको, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आते गिरती है ना। तो जब मून को अर्थ अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसको खींच रही है, तो मून, व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ? अर्थ पे मून क्यों नहीं गिरता बताओ, क्यों नहीं गिरता? सर क्योंकि मून का डिस्टेंस और एंड वेलोसिटी उसको बैलेंस हम्म, रखता है। बदल सकता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। इसकी जो मेन चीज है, इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि एक पत्थर लो और एक रस्सी लो, ठीक है? वो एक्चुअली क्या है, इस टीचमेंट पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना हम एक मिनट, आई थिंक सो आई कैन यूज माय पेन। अच्छा हाँ, है तो ऑप्शन, ठीक है, वेट वेट वेट, मुझे लग रहा है यहाँ पे टीचमेंट वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली आई कैन हैव दैट ऑप्शन एज वेल। एक मिनट, फाइन, ठीक है। अब
दिस इज अर्थ एंड दिस इज द मून, राइट। अर्थ मून के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई? 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन जो मून है वो अर्थ पे फॉल कभी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे कि ये सेंटर में आप हो, ठीक है, आपने एक रस्सी ली जो 2 मीटर या 1 मीटर मान लो लंबी है, ठीक है, इसके एक एंड पे पत्थर बंधा हुआ है और आप क्या करते हो, अपने चारों तरफ से घुमाते हो तेजी से, ठीक है, इसको घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो। ये तब तक घूमती रहेगी जब तक आप इसको क्या दोगे, यहां से प्रेशर देते रहोगे, फोर्स इसमें अप्लाई करते रहोगे, है ना, घूमती रहेगी ना। यस सर, हल्का सा भी यस आप सर, अगर ढील छोड़ोगे क्या होगा, पत्थर सीधा आपको आके लगेगी, यस लगेगी नहीं सर, लगेगी? क्यों लगेगी? लगेगी। क्योंकि जिस मोमेंट पे आपने छोड़ा उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी इसकी भाई, जीरो होगी ना। 0। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी उसकी जीरो होती है तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन जाता है ना, परपेंडिकुलर आ जाता है ना। अब वो परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, तो ये सीधा फॉल कर जाएगी। अंडरस्टूड? यही कॉन्सेप्ट है कि जो मून है वो अर्थ पे नहीं गिर रही। क्यों? क्योंकि मून जो है एक सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है ना। यस यस सर, और क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे, वो जो उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे चारों तरफ वो घूम रहा है ड्यू टू इट्स मोशन। और वो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे तो एक प्रकार का फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हिच फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द मून, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टूड? जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स मून पर लगता रहेगा तब तक मून अपने एटमॉस्फेयर में वो रिवॉल्व करता रहेगा अराउंड दी अर्थ। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। है ना। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर एक बार वो फोर्स का नाम एक बार आप बता दीजिएगा, सेंट्रीपिटल स्पेल कर फोर्स। दीजिएगा सर एक बार आप। ये मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, देखो लिख रहा हूँ आपको नीचे ब्रैकेट में। अच्छा स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट। दैट इज सर कॉल्ड द जब तक ये फोर्स सेंट्री। रहेगा तब तक मून फॉल नहीं करेगा अर्थ की तरफ, है ना? हाँ, नहीं करेगा अर्थ की तरफ। जैसे ही मून जो है अर्थ के सेंटर की ऑफ ग्रेविटी के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है, वो फॉल कर जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अर्थ तो अपने ऑर्बिट में घूमती है, सेकेंड चीज वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है। पता है आपको अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी स्पीड में घूमती है? नहीं। रफली 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो घूम रही होती है अर्थ अपने एक्सिस पर, जैसे लट्टू कैसे नच रहा होता है ना। हाँ। वैसे भी अर्थ जो है अपनी स्पीड पर इससे घूम रही होती है, इतनी स्पीड से घूम रही है। सपोज इतनी स्पीड से हम भी घूम रहे हैं, क्या हमें फील होता है कि अर्थ इतनी स्पीड से घूम रही है? 30,000 नहीं। किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतने सेकंड में, इतने जितनी स्पीड से वो घूम रहा है ना, इतने सेकंड में मैं अगर अपने बिहार घूमना चाहूँ ना, 1500 बार मैं बिहार जा सकता हूँ। मैं कम से कम 20 बार जा सकता हूँ मैं बिहार, 150 बार जा सकता हूँ मैं। आना जाना आना जाना दोनों हो जाएगा मेरा। यस सर। समझ रहे हो? तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नहीं होता। अच्छा, अब ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव दिस अर्थ सरफेस, नंबर 1। सेकंड पॉइंट, द फॉलिंग ऑफ रेन, flow of the water in the rivers, to keeping us firmly to the earth, and the revolution of moon around the earth, and many more examples। तो ये सारे एग्जांपल है ग्रेविटी के। अगर ग्रेविटी ना हो तो ये सारी चीजें नहीं होगी। अंडरस्टूड? ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक बताइए? नो सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून कॉजेज द टाइड्स इन द सी। अच्छा, टाइड देखा होगा आपने, पानी कभी चढ़ता है कभी उतरता है, होता है ना। यस सर। क्यों होता है ऐसा? Why tides are high during the full moon and on a new moon? क्यों होता है? जब भी पूर्णिमा आती है, जिस दिन पूरा चांद दिखता है हमें, उस दिन ही टाइड
बहुत ही ज्यादा आता है। कहते हैं ज्वार भाटा हिंदी बोलते हैं, पानी के लेवल जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ज्वार, और घट जाता है तो भाटा। दैट इज कॉल्ड टाइड्स इन हिंदी, राइट? क्यों होता है ऐसा, बताओ? दिस इज योर क्वेश्चन, कोई आइडिया है? नो सर। अच्छा, फुल मून तो पता है आपको, जिस दिन पूर्णिमा हो। व्हाट इज द मून डे और न्यू मून डे? जिस दिन अमावस्या होती है उसको बोलते हैं न्यू मून डे, मतलब उस दिन के बाद से नया चांद निकलता है। अमावस्या के बाद कोई चांद नहीं दिखता ना। अंडरस्टूड? देखो, इसके पीछे जो लूनर टाइड्स होते हैं वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो क्यों होता है समझते हैं यहाँ पे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज 1/10 मिलियन ऑफ द अर्थ। मतलब सपोज करो कि अगर अर्थ में 1 मिलियन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून का कितना होगा? 1/10, मतलब 1 मिलियन का 10वां पार्ट। आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर अर्थ की ग्रेविटी क्या 10 मिलियन, 10 मिलियन मीन्स 10 लाख। अंडरस्टूड? इसका 1/10 पोर्शन जो है क्या है? मून का। जाहिर सी बात है मून की ग्रेविटी फिर कम होगी। अंडरस्टूड? But when you combine their forces, such as the Earth's centrifugal force, that is called the centrifugal force, created with its spin, you get tide. जो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जो घूम रही होती है, वो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करती है? अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और उसका ऑर्बिटल भी कैसा है? सर्कल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इसी स्पिन के कारण क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। अंडरस्टूड? ये तो रहा अर्थ और मून के कॉन्सेप्ट में। अब देखते हैं, हाँ बोलो। अगर मुझे इसका वन लाइन आंसर देना होगा तो कैसे दूंगा? Due to the spin of the earth, or you can say the centripetal force. One liner answer, Okay. due to gravity, that's it. अभी आपको पूरा मैकेनिकली एक्सप्लेन नहीं करना, बट यही है, बट यू मस्ट नो। अंडरस्टूड? ओके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The sun's gravitational force on the earth is only the 46% that of the moon, making the moon is single most important factor for the creation of the tides. अगर सन की बात करें कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, मान लो 100% है, ठीक है, तो 100% में से 46% किस पे जा रहा है? अर्थ पे आ रहा है। बाकी 54% किस पे आ रहा है? वो मून पे आ रहा है। ये सारे टेक्निकल वर्ड है, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि एक ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं? टाइड्स आते हैं। क्यों आते हैं टाइड? क्योंकि अर्थ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और मून की ग्रेविटी कम है। That causes the centripetal force. Due to the centripetal this force, the tides, we get the tide. That's it. Understood? नेक्स्ट यूट्यूब पे बतेरी आपको वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए कि भाई एक्चुअली हेलो में। हेलो हेलो हाँ सर। सर आप एक यस। बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस चली गई थी। अच्छा, मैं वो वापस से आया था ये लीव करके। टाइड्स जो है बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, ठीक है। और उसमें जो दो चीज और फैक्टर करती है वो क्या है? अर्थ का एक तो वो स्पिन होना, सेकंड चीज अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ये सारी चीज है। नेक्स्ट बेसिकली अब बात करते हैं हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटी। मैंने क्या बोला? यूनिवर्स में कोई भी कैलेस्टियल बॉडी है, उनका अपना एक मास होगा, है ना, और उनके बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, नहीं होगा? सपोज करो कि ये अगर ये अर्थ है और ये मून है, अर्थ का मास m1, मून का मास m2, भाई दोनों का मास तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम देयर सेंटर दैट इज r, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना।
तो लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, द एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with a force which is the directly proportional to the product of their masses and the inversely proportional to the square of their distance between them. क्या समझे? अगर मैं उनके मास का प्रोडक्ट निकाल दूं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर मैं एक चीज को, एक उसके फैक्टर को इंक्रीज करता हूं तो मेरा रिजल्ट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसके इनडायरेक्ट फैक्टर को इंक्रीज करता हूं तो रिजल्ट डिक्रीज होता है, एंड द वाइस वर्सा। ठीक, सपोज यहाँ पे दो बॉडी है, उसका मास m1 है, m2 है, तो पहले क्या बोला कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो देखो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, दैट इज 1/r²। जब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो एक नया सा फॉर्मूला आ रहा है। अब हालांकि ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल हटा दे तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? जी, कैपिटल जी। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज दैट? दिस इज द कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6710⁻23 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, इस जी के बारे में समझो। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन दिस नेचर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है नेचर में? बताइए, एनी आइडिया? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स आर द वीकेस्ट क्यों है? मुझे तो लगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो सकती है? बताइए आप। अब जैसे कि नहीं, आप अभी खड़े हो, आप आराम से खड़े हो ना, है ना? हाँ। क्या आपको अर्थ खींच रहे कि नहीं तो गिर जा, तो लेटा ही रहे? नहीं इतना नहीं है ना, है ना? आप कब गिरोगे? जब आप इम्बैलेंस हो जाओगे तभी गिरोगे, है ना? अब स्ट्रॉन्ग फोर्स का मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को पुल कर दो, दोनों मैग्नेट को एक सर्टेन डिस्टेंस पर दो, वो दोनों को कितना भी दूर वो आपस में आके चिपक ही जाएंगी, है ना? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एक ऐसा मैग्नेट है, मैं उसका नाम भूल गया, वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो दोनों के बीच में टक्कर होगी ना तो दोनों टूट जाएंगे, फट जाएंगे बम की तरह। पता है, उनको अलग करने के लिए मशीन लगानी पड़ती है, जब जाके वो अलग होते हैं। नियोडाइमियम उसका नाम मैग्नेट का, नियोडाइमियम, बहुत स्ट्रांग होता है। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। मतलब ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है ना, अगर इनके बीच में टक्कर ऐसे आप फ्री फॉल छोड़ दो, ऐसे टकराएंगे जैसे फट जाएंगे। मैं आपको दिखाता वीडियो में, वेट अ मोमेंट, आई शो दिस वीडियो। स्क्रीन पे आपको शो हो ही रहा होगा। उंगली डाल दी, उंगली खिलाऊं। हाँ, मतलब आप अगर गलती से आपके बीच में उंगली चलेगी ना, दोनों मैग्नेट के बीच में, आपकी उंगली कट जाएगी। Neodymium magnet. See how strong is this? वीडियो शो हो रही है आपको उमंग? यस सर, हो रही है। अच्छा, ऑडियो मैंने चेकआउट किया था, पता नहीं, आई डोंट नो। लेट यस मी जस्ट सर, शेयर इट ऑडियो अगेन। आ रही थी, आ रही है ना? एक मिनट, डोंट वरी, आई विल प्ले इट अगेन। ऑडियो, यस, सी। High-grade neodymium magnet is 72 millimeters in diameter. It's 60 millimeters thick. It weighs 1.8 kilos, and yet it has a clamping force of over 300 kilos. Now, this magnet is perfectly safe until it sees a thick piece of steel. अगर दो मैग्नेट के बीच में गलती से उंगली आ गया ना, कुछ आ गया, पापड़ बन जाएगा, पता आपको? When two magnets suddenly jump together, बहुत ही स्ट्रांग होता है इनका फोर्स, बहुत ही ज्यादा। all your fingers will get cut off. दो मैग्नेट अगर साथ में रखे हुए हैं और ऐसे चिपक जाएंगे ना, तो ये फट जाएंगे आपस में। When the magnets attracting the other magnet, the force is perhaps 50 kilos at this distance.
But because खींचने का फोर्स लग जाएगा, देखो 1.5 kg ऑलमोस्ट है। अगर दो मैग्नेट के बीच में अगर छोड़ दें तो बीच खींचने का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज 50 kg। समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मल्टीपल हो गया, इवन इट मे बी द 100 kg एज वेल। 200 kilos, 300 kilos, the magnets don't stop until they are touching. And if we combine that with massive acceleration, we can understand how dangerous these where's the experiment? When these see, this is the one, एक ऑलरेडी है, ठीक है, through the magnet, और एक दूसरा वाला डाल रहा है इसके अंदर, and I'm loading on see the second magnet. Right, if you don't like broken bones, blood, gore, please look away now. This isn't going to be pretty. देखा? हाँ देखा। See, there was just an experiment, not the real one. This video is to demonstrate. ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं होगा, ये वैसे एक वो दिखा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बट एक्चुअली ठीक है, बट डू नॉट ट्राई दिस एट होम। देख कितने चट्टी बन गई उंगली की होगी। ये सर देखा था। How dangerous and how powerful that magnet, that is called the neodymium, right? सर ये तो फिर ऐसे ओपनली मार्केट में तो मिलता नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिलता भाई, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है, राइट। अभी आपने देखा ना डेमो, देखो, हाँ देख लिया सर, है ना। अब ये नहीं उसने असली में अपना हाथ डाल दिया था, उसको मालूम था अगर मैं हाथ डालूंगा तो ऐसा ही होगा। Understood? Right, so do not try this one. Thanks for watching. Now come to our next topic. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है। It is the one of the forces that occurs in the nature, but it is not the strongest force, right? It's just an attraction force. Attractive force. Attractive force क्या होता है? जब एक चीज दूसरी तरफ को क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है। We know that the unlike charges attract each other and the like charges repel each other, isn't it? Like the electrostatic force, yes, magnetic force, they are the attractive force also. म्यूचुअल फोर्स हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, बिकॉज क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट म्यूचुअली फोर्स करते हैं, म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ फोर्स ज्यादा होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर लेता है। फॉर एन एग्जांपल, एक सुमो पहलवान है, सुमो रेसलर है, ठीक है, और एक कोई मान लो केले बेचने वाला बंदा है, कौन किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? अगर दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं तो। एक बार और रिपीट कर सुमो रेसलर है, एक रेडी पे केला बेचने वाला सिंपल सा आम आदमी बंदा है, पतला सा दुबला सा, ठीक है। दोनों को मैंने टग ऑफ वॉर में खड़ा कर दिया एक दूसरे के आगे, दोनों में से कौन एक दूसरे को खींच पाएगा आसानी से? सर सुमो रेसलर खींच देगा, खींच लेगा ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, हाँ, है ना। सो ग्रेविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एज वेल एज इट्स डिस्टेंस। हमेशा उस पर डिपेंड करता है। मास ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। मास कम है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो, नेग्लिजिबल होगी। फॉर एन एग्जांपल प्लूटो, है ना, ऑलमोस्ट केपलर बेल्ट के पास में है, राइट, एकदम एंड पे है ना वो तो प्लूटो। यस सर। 8 प्लैनेट है, पहले तो 9 ही थे। क्या अर्थ प्लूटो को अट्रैक्ट कर पा रही है? नहीं नहीं, क्यों? बहुत ज्यादा दूर है ना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यस सर। इट ओबेज द इनवर्स फ्लो स्क्वायर, व्हिच मीन दैट कि अगर डिस्टेंस को हम कम कर दें तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स इसलिए है, हालांकि ये डिस्टेंस के साथ इसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्स काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सन और अर्थ, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हम जितने भी प्लैनेट है इस यूनिवर्स में, मिल्की वे में, सब किसको रिवॉल्व करते हैं? सन को रिवॉल्व करते हैं। क्यों? बिकॉज सन इज अ ह्यूज ग्रेविटी, सन हैज अ ह्यूज ग्रेविटी। अंडरस्टूड? किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है, लेकिन सब तो सन को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग रेंज ग्रेविटी होगी ना। तो ये सब इसके पॉइंट्स हैं कि प्रॉपर्टीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज है। अंडरस्टूड? ग्रेविटी नीड्स एनी मीडियम,
टू एक्ट अपॉन इट। मीडियम चाहिए ग्रेविटी को? नहीं, इट डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम। आप स्पेस में जाओगे, डू यू फील ग्रेविटी? नहीं, नो नहीं, राइट, ये चीज है। तो ग्रेविटी को बेसिकली मीडियम नहीं चाहिए, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल ग्रेविटी कौन सा? दैट इज 10 सॉरी मैंने वो 33 बोल दिया था, दैट इज 11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। और जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। ये सबके लिए यूनिवर्सल फैक्टर है। जब भी हम ग्रेविटी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा जी की वैल्यू क्या लेते हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁻11, और दैट इज एसआई यूनिट इज व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अंडरस्टूड? Newton meter square per kg square. If the two bodies of mass 1 kg each are separated by the 1 meter, then the G is equals to the force. दोनों सेम ही हो जाएगा ना भाई, होगा नहीं होगा? फॉर एग्जांपल देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सपोज दोनों का मास क्या है? 1 kg है, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 स्क्वायर। सो 1 से मतलब ही नहीं कुछ भी, तो जी आ गया ना, तो F इज इक्वल टू G। अंडरस्टूड? तो हम कह सकते हैं कि द कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटी G इज न्यूमेरिकली इक्वली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल व्हिच एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एज अ यूनिट डिस्टेंस। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 kg है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इक्वल हो जाती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है। सर ये वैल्यू तो जब काम आएगी ना, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे जब ये वैल्यूज काम आएगी, अदरवाइज अभी इस वैल्यूज का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 9.1 जैसे गोइंग टू नेक्स्ट सर एक बार ऐसा यूनिट और बताइएगा। ऐसा यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था जॉनिस कैप्लर के बारे में बताया था, जॉनिस कैप्लर ने एक लॉ दिया था, दैट इज द प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने क्या बोला था? एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड सन इन अ एलिप्टिकल वे with the sun at one point of foci, that is called the foci of the elliptical orbital. कहने का मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स में, इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी क्या है प्लैनेट्स है, सब किसको रिवॉल्व करते हैं? सन को। इन विच ऑर्बिट? दे आर एलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहे होते हैं ना। अब किसी भी फोकस को ले लो, फोकस इज अ सिंगुलर वर्ड, फोकाई इज अ प्लूरल वर्ड, राइट। किसी भी फोकस पे ले लो, उसका सन के साथ ग्रेविटी होगा ही होगा, और वो जो फोकस होगा वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर में ही आता है, वो कोई ऑर्बिट से बाहर नहीं चला जाएगा वो। तो आपने देखा होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना अपना क्या है? ऑर्बिट है ना। सब अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कोई किसी दूसरे को ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है? नहीं करता ना। हर एक ऑर्बिटल, हर एक प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सब एक ऑर्डर में करते हैं। तो आपको 1 से लेकर 9 तक, हालांकि 9 तो 9वां तो है नहीं फिलहाल, हालांकि वो आने वाला है जल्दी ही, लेकिन आपको 1 से लेकर 8 तक, हाँ आने वाला है, ठीक है। जिस साइंटिस्टों ने बोला था, जिन साइंटिस्टों के ग्रुप ने बोला था कि जो प्लूटो एक प्लैनेट नहीं, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट उन्होंने ग्रुप को, उन्होंने जो उन्होंने अपनी थ्योरीज को पुट फॉरवर्ड किया था ना, उनकी थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया? ऑब्जेक्शन कर दिया है। अब उनका पॉइंट भी वैलिड है। अभी हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप समझो कि वो जल्दी ही आने वाले 3 साल 4 साल में, 5 साल में वो फिर से प्लैनेट का स्टेटस गेन कर लेगा। कौन? प्लूटो, ठीक है।
एनीवेज, तो आपको 1 से लेकर 8 तक की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं सीक्वेंसेस वाइज प्लैनेट, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसका एक निमोनिक है, पता है ना कौन सा निमोनिक है? निमोनिक पता है आपको? निमोनिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर, मदर just served us nuts. This is the mnemonics. उस निमोनिक की मदद से आप 8 के 8 प्लैनेट्स को याद कर सकते हो। हर एक वर्ड का पहला लेटर उठा लो। माई फॉर मरकरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, लास्ट में प्लूटो भाई, है ना? अंडरस्टूड? हो गया यार सीक्वेंस वाइज में। सर माय वेरी एफिशिएंट मदर, यस, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, लास्ट में ऐड कर दो प्लीज, क्योंकि प्लूटो भी आने वाला है, ठीक है? तो उसको क्यों छोड़ोगे अकेला? एक सेकंड सर मैं इसको नोट डाउन करूं, एक सेकंड। हाँ कर लो। सर ये आपने बनाया है जैसे वो बनाया था आपने कपिल के फटे जूते वाला? नहीं, वो तो कपिल को फटी जींस, तो वो तो मेरा था, ये मेरा नहीं है भाई। सर ये वो मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, मेरे दोस्त भी चौंक गए थे ठीक है वो सर। सही ट्रिक याद करने वाली, उस ट्रिक को पर याद कर लेगा ना, कपिल को फटी जींस दो, आप कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं भूलोगे, है ना? ये चीज है। डन सर, डन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ एरिया। हालांकि आपके बुक में नहीं है, आप हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस इसमें ही 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक दो पॉइंट होते हैं, एपोजी एंड पेरिजी। एपोजी पेरिजी क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक, क्योंकि एलिप्टिकल वे में सन का चक्कर लगाते हैं, सन के रिवॉल्व करते हैं, जो सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी, ठीक है? और जो सन से सबसे दूर का जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है एपोजी। अंडरस्टूड? इसमें देखो क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी अभी अभी आपने देखा कि नासा वालों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजा था ना, भेजा है ना? तो वो पहले क्या करता है कि वो सन के इस जो अर्थ है, अर्थ के 2 चक्कर लगाता है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एपोजी पेरिजी होता है, क्योंकि हर एक सेलेस्टियल बॉडी एक एलिप्टिकल वे में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो कोई भी हम सैटेलाइट भेजते हैं तो उसको पहले रोटेट करते हैं, ठीक है? ताकि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को क्या कर सके, अप्रोच कर सके। It is speed up while they approaching to the nearest point called the perigee and slow down while they approaching to the farthest point is called the apogee, ठीक है? पेरिजी पर क्या होती है कि जो इसकी स्पीड होती है नियर आने पे वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने लग जाता है। तो ये एक तो खुद की ग्रेविटी, इनकी ग्रेविटी, और क्योंकि ये मूव कर रही होती है तो इनका जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी स्पीड जो होती है इंक्रीज हो जाती है। बट पेरिजीपन की स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। बट ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। बाकी आपको लॉज ऑफ एरियाज इस पे कंसेप्ट नहीं पढ़ना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, and this is also is not in the given of your NCERT book, so I'll also skip it. Right? नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ ग्रेविटी। इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है। पहले बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सर सेकंड लॉ एक सेकंड बता रहा हूँ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की बात करता है, मास के बारे में बात करता है वो, हाँ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना? ये चीज है। हाँ। मोमेंटम क्या होता और है? थर्ड लॉ तो मास एंड इट्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मान लो आपके पास एक 0.50 ग्राम का एक स्टोन है, पत्थर है ना? और आप तो क्रिकेटर हो, आपको तो मालूम है ओवर द हैंड और अंडर द हैंड क्या होता है ना? यस सर। अगर मैंने इस पत्थर को अंडर द आर्म थ्रो किया, किसी को हर्ट होगा? किसी को चोट लगेगी? लगेगी, बहुत कम लगेगी।
बहुत कम हाँ। लगेगी ना, क्यों? बिकॉज इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है ना? तब जब मैंने इसको अंडर द आर्म थ्रो किया है, राइट, हाँ, ओवर आर्म में लगेगी। इसी मास को मैं ओवर द आर्म थ्रो करूंगा तो हो सकता है चोट लग जाए, सर फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुंह फट जाए, कान फट जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ, हाथ क्यों? में भी लग जाए। कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको डैमेज तो होगा ना। क्यों होगा यस बताओ? सर, होगा। मास तो भी वही है, वेलोसिटी। क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, राइट। हाँ, अब इस पे कौन सा लॉ लग गया? बिल्कुल। मोमेंटम का। मोमेंटम इज नथिंग बट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द मास, राइट। यस इधर सर। आप मास को इंक्रीज कर दो, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो, दोनों में से किसी को इंक्रीज कर दो, मोमेंटम इंक्रीज होगा ही। मोमेंटम इज नथिंग बट जस्ट द इंपैक्ट ऑफ यस सर। मास विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पीड। कितना इंपैक्ट है किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम, यस सर। है ना? ये चीज है, राइट। सो अब न्यूटन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ में पता है, दैट इज एवरी रिएक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, right? Yes, So sir. every object attracts every object due to the gravitational force, and these forces are called the equal and the opposite charge. भाई एक मास है, दूसरा मास है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक का फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक का फोर्स नेगेटिव में, लेकिन इक्वल तो होगा। ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, इक्वल तो है ना। Therefore both objects must be moving towards each other due to the force. दोनों एक दूसरे को जाएंगे उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। What happen if the ball drop from a certain height on the ground? क्या होगा बताओ? बॉल एकदम क्विकली नीचे आएगा, एक हाइट से उसको Yes, ड्रॉ sir. करेंगे तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी क्यों बढ़ गई? बिकॉज उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है ना। We know that force is nothing but just a product of mass and the acceleration. अभी हमने एक पढ़ा था, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, एक मिनट रुको, इसको मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला को मैं थोड़ा आपको बना के दिखाऊं। सी, एक फॉर्मूला था मेरे पास, G इज इक्वल्स टू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला था मेरे पास में। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या था? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, था या नहीं था? Yes, sir. है ना? अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, ये दोनों भी एक फोर्स है, तो विच मीन दैट G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू ma, इसको m1 मान लो, इस m1 से ये वाला m कट जाएगा, है ना। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगले इक्वेशन के लिए। देखो अगले इक्वेशन कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल, राइट। तो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन बन जाएगा इसका, और ये एप्लीकेबल है किसमें? फ्री फॉल में। तो ये मेरे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज इसको निकालेंगे हम यहाँ पे क्या, स्मॉल g, क्योंकि एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का ना, तो ये एक ही जगह क्या हो जाएगा g, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? g इज नथिंग बट gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब बॉल किसी हाइट से गिर रही है तो उसको कौन गाइड कर रहा है, उसको कौन गिरने दे रहा है आसानी से? ग्रेविटी दे रहा है ना। Gravity. वो गिर रही है Yes, बिकॉज sir. ऑफ ग्रेविटी, इट बॉल इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, इजंट इट? Yes, sir. राइट। तो वहां पे जो हम एक्सेलरेशन ना लिखकर क्या लिखेंगे? g लिखते हैं, क्या लिखते हैं? g, एंड g इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर आप 9 ले लो या 10 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? समझ में आया ना आपको? Yes, sir. आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। सर एक बात Yes, बोलूं sir. मैं, मतलब हाँ। थोड़ा बाहर का है। सर आपको पता है टीचमेंट की तरह ऐप ना, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम वालों ने भी बना दिया, गूगल क्लासरूम लाइव करके, एकदम सेम टीचमेंट है। वो देखो मेरी पता है क्या क्लासेस है? इस पे होने लगी ना। अच्छा मुझे बताना लिंक, जरा मैं देखता हूँ उस पे कैसे होती है। ठीक है, चीज है।
देखो अच्छी चीज को सब अडॉप्ट करते हैं, है ना। टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही बेटर है, बस इसमें से मुझे एक चीज ड्रॉबैक है, वो है पेन सेटिंग का। इससे पेन सेटिंग उतना फिजिकली फिजिबल नहीं है जितना जूम के अंदर है। जूम के अंदर है। और गूगल में भी सर पेन बस की मैं सेटिंग ऐसे बताने के लिए बोला था आपको, है ना। हाँ, गूगल में भी पेन की सेटिंग उतनी सही से नहीं है, लेकिन जूम में आपको बेटर मिलता है। बस फर्क ये मिलता है वहां पे जूम में है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, कितना स्मूथ लिख रहा है आपको, है ना। यस सर, यस सर। यही चीज मैं अगर जूम पे लिखूं तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई इमेज कैसे ब्लर हो जाती है, क्रिस्प इमेज नहीं बनती है ना, तो वो ब्लर सा दिखाई देता है। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या नाम बताया था आपने आपका? क्लासरूम। गूगल का क्लासरूम, यही है ना। आपकी वॉइस लैग हो रही है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज चली गई थी एक से वापस की वजह से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कौन एक सा बार और एप्लीकेशन बोलिए बताया था आपने गूगल का? सर। क्लासरूम लाइव। क्लासरूम लाइव। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। फ्री फॉल क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। क्रिकेट सर खेलना फ्री फॉल होता है उसी का एक एग्जांपल सर, लेते हैं। वही एग्जांपल हो गया बॉल वाला, हाँ, कि वो आपने बिल्डिंग शॉट से खेला, एक मैक्सिमम हाइट पे हाँ गई बॉल, उस मैक्सिमम हाँ हाइट को अटेंड करने के बाद नेक्स्ट सेकंड वो बॉल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है ना। सर, ये सब होता तो जैसे ही आपने शॉट खेला तो पहले बॉल ऊपर जा रही, सपोज ये मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने के बाद बॉल का यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो गया, है ना। अब ये जो डाउनफॉल हो रहा है किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू सर। एक ग्रेविटी। और बार पूछेगा क्या पूछा आपने? हाँ, जैसे सॉरी सर, बैट्समैन ने मैंने शॉट खेला, कॉल आ रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया। बैट्समैन ने शॉट खेला, बॉल चला गया हवा में, ठीक है। हाँ जैसे वो अपने मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने के नेक्स्ट सेकंड ही उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ये ठीक है। सब होता है अब ये जो डाउनफॉल हो रहा है किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण। यस सर, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। क्या इसको डाउनफॉल यस सर। होने में किसी चीज की कोई हेल्प मिल रही है इसको? मतलब इसको कुछ अपने आप से एफर्ट लगाना पड़ रहा है? नो सर, वो तो ग्रेविटी का अपने कमाल आप है। के लिए कोई इसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता होगा, है ना। हम्म ठीक है, तो दैट इज फ्री फॉल है ये। फॉर एग्जाम्पल कोई हम्म बंदा छत से कूद रहा है, ठीक है, वो 10वें मंजिले से कूद रहा है, 10th फ्लोर से कूद रहा है। अब वो चाहेगा मैं हवा में रुक जाऊं, मैं पोजीशन चेंज कर लूं अपनी, ऐसा हो पाएगा? नहीं सर, नहीं नहीं हो होगा ना। पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है ना। तो वो फ्री फॉल गिर रहा है एकदम आसानी से, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं मिल रहा है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द अर्थ, only under the influence of the gravitational force, then the body is said to be have a free fall. सिर्फ ग्रेविटी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। चाहे आप छत पे चले जाओ, आप 5 रुपए का सिक्का फेंको या रुई फेंको, दोनों नीचे आएगी, है ना। यस सर, आएगी। दोनों को ग्रेविटी सेम स्पीड से अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन सिक्का पहले गिरता है, रुई बाद में। व्हाई? बिकॉज ऑफ मास। बिकॉज ऑफ मास, क्योंकि ग्रेविटी उसको वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगी, तो उसका जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गया, है ना। That is thing. So the body is having a free fall is called to be the freely falling body, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने बताया था। Prove that the acceleration of an object falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object. मास कैसा भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि कोई हल्की चीज मैं फेंकूंगा तो वो हवा में ऊपर उड़ जाएगा, और मैं भारी चीज फेंकूंगा तो वो नीचे गिरेगी। जी नहीं, वो दोनों ही फॉल करेगी टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज सर जो अर्थ इज, गैस बलून होता है, जो हाँ, वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? वो हीलियम बिकॉज ऑफ दैट कि उसका इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी वो कम है ना।
इसमें डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि हम चैप्टर लास्ट में आर्किमिडीज का लॉ पढ़ेंगे, बॉयंसी वाला जो पढ़ेंगे ना, वो सारी चीज उसको भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, उसमें गैस है। अब मैं उस गैस को निकाल कर मैं उसमें वाटर डाल दूं, गैस को निकाल दिया मैंने, उसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो अब वो क्या करेगा, अब वो ऊपर तो जाएगा नीचे ऊपर आएगा, जाएगा, नीचे आ जाएगा नीचे ही वो। रहेगा। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, है ना। अंडरस्टूड? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है उमंग? हेलो, हेलो, यस उमंग, व्हाट हैपेंड? सर अचानक से ना इधर ना लाइट चली गई है, तो मैं आज अभी तो जाएगी तो ही हो पाएगा। चलो कोई नहीं, 2 मिनट ही रहते हैं, वैसे भी हमने फ्री फॉल का टॉपिक जो है नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है ना। ओके सर। और आपने फ्री फॉल से पहले जितना सारा कुछ है पढ़ लेना, ठीक है। हाँ हाँ पक्का। चलो ओके डन, बाय बाय।